आज से हम यूपीएससी के पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज से मतलब हिस्ट्री के स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज से। एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों ही इसमें इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले मैं 2024 के करा रही हूँ। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है? ऑप्शन ए है काव्य अलंकार, ऑप्शन बी है मध्यम व्यायाम, सी है रंगमंच विज्ञान और डी है महाभाष्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रंगमंच विज्ञान। व्याख्या देख लेते हैं। भास पहले ज्ञात संस्कृत नाटककार थे और अब तक उनकी कई पूर्ण नाटकों की खोज की जा चुकी है। उन्होंने महाभारत के प्रसंगों पर आधारित 5 नाटक लिखे, जैसे मध्यम व्यायो, पंचरातंत्र दूत, वाक्यम, दूत घटोत्कचम, कर्णभरम और उरु भंगम। व्याख्या में मैं और भी जो इनकी रचनाएं हैं वो इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि नेक्स्ट बार फिर क्वेश्चन बन जाए यहाँ से। भामह संभवतः 7वीं शताब्दी की विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र पर काम किया। माना जाता है कि उन्होंने संस्कृत ग्रंथ काव्य अलंकार की रचना की थी और वह दंडिन के समकालीन थे। भरत द्वारा नाट्य शास्त्र में प्रदर्शन, अभिनय, भाव भंगिमाएं, मंच निर्देशन और अभिनय से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। महाभाष्य की रचना पतंजलि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने की थी। यह पढ़नी के ग्रंथ अष्टाध्यायी और कात्यायन की वार्तिक से संस्कृत व्याकरण के चुनिंदा नियमों पर एक टिप्पणी है। और जो संघभूति है वो एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक, जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे? ऑप्शन ए है प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ऑप्शन बी है विशुद्धि मंगो और ऑप्शन सी है सर्वज्ञता विनम्रता और ऑप्शन डी है ललित विस्तार। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सर्वज्ञता विनम्रता। व्याख्या देख लेते हैं। संपूर्ण अस्तित्व ही विनम्रता है। संपूर्ण सर्वा अस्तित्ववाद विनय चीनी बौद्ध धर्मग्रंथ में विद्यमान है। अपने प्रारंभिक इतिहास में सर्वसत्यवाद विनय चीन में सर्वसामान्य विनय परंपरा थी। संघभूति सर्वास्तिवाद विनय पर भाष्य के लेखक थे, अतः सी सही है। और जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र है वो प्रज्ञा पारमिता सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराने हैं और साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। वे दुर्लभ ग्रंथ बौद्ध धर्मग्रंथों के साथ साथ चीनी एवं तिब्बती धर्मग्रंथों दोनों में पाए जाते हैं। विशुद्धधिमागो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश होने के साथ ही उत्कृष्ट सारांश एवं व्याख्या है। इसे महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान लिखा था। अब ललित विस्तार को देख लेते हैं। ललित विस्तार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। यह ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर भी प्रकाश डालता है। ललित विस्तार एक एकीकृत ग्रंथ नहीं है और न ही यह किसी एक लेखक की रचना है। तो मैं इसमें चारों ही ऑप्शन की व्याख्या कर दे रही हूँ जो भी इसमें आए हैं, जिससे बाकी का भी आप लोगों को पता चल जाए। जितने भी 4 ऑप्शन इसमें दिए थे मैंने चारों की व्याख्या कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है शांति निकेतन, सेकंड है रानी की वाव, थर्ड है होयसला के पवित्र मंदिर और फोर्थ है बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया? ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और डी है सभी 4। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल 2। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन एक आवासीय विद्यालय के साथ साथ प्राचीन भारतीय परंपराओं तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानवता की एकता की दृष्टि पर आधारित कला का केंद्र था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित है।
शांति निकेतन को वर्ष 2023 में यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, अतः एक सही है। और रानी की वाव गुजरात में है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में एक राजा की स्मृति में कराया गया था। रानी की वाव को वर्ष 2014 में यूनेस्को द्वारा भारत के 32वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। होयसला पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में है। इसे दक्षिण भारत में 12वीं से 13वीं शताब्दी के होयसल शैली के मंदिर परिसरों के प्रतिनिधि उदाहरण शामिल हैं। होयसल शैली के मंदिर परिसरों को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2023 में भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, अतः बिंदु 3 सही है। महाबोधि मंदिर परिसर बोध गया। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन एवं विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। महाबोधि मंदिर परिसर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा भारत के 23वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है, अतः 4 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? ऑप्शन ए है छऊ या छाऊ नृत्य, बी है गरबा नृत्य, सी है दुर्गा पूजा और डी है कुंभ मेला। तो सही उत्तर ऑप्शन सी है दुर्गा पूजा। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। गरबा एक अनुष्ठानिक और भक्तिमय नृत्य है जो हिंदू धर्म का हिस्सा है। त्योहार नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है तथा ये नारी शक्ति, फेमिनिन एनर्जी या ऊर्जा हेतु समर्पित है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नवीनतम समावेश वर्ष 2023 में गुजरात का गरबा नृत्य है, अतः सी सही है। छऊ नृत्य को वर्ष 2010 में शामिल किया गया, कुंभ मेला वर्ष 2017 में और दुर्गा पूजा वर्ष 2021 में शामिल किए गए। अब 2023 से देख लेते हैं। फर्स्ट है धान्य कटक, जो महासांधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? ऑप्शन ए है आंध्र, ऑप्शन बी है गांधार, सी है कलिंग और डी है मगध। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, आंध्र। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। धान्य कटक वर्तमान में दक्षिण पूर्वी भारत के आंध्र प्रदेश में अमरावती के निकट स्थित एक छोटा सा नगर है, जहां शाक्य मुनि बुद्ध ने संभला के राजाओं को कालचक्र धर्म के सार स्वरूप की शिक्षा दी थी। अमरावती धरणी कोटा इतिहास में तीसरी बार 12वीं शताब्दी में कोटा शासकों की राजधानी बना था। गुंटर के वेलपुरु में एक मंदिर में पाए गए एक शिलालेख के अनुसार अमरावती को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया गया था। श्री धान्यकटक नाम का एक नगर है जो देवताओं के नगर से श्रेष्ठ है, जहां अमरेश्वर नाम के शंभु मंदिर की पूजा देवताओं के राजा द्वारा की जाती है। यहाँ भगवान बुद्ध को भी पूजा जाता है। यहाँ एक बहुत ऊंचा चैत्य है जो विभिन्न मूर्तियों से सुशोभित है, जिससे यह भी पता चलता है कि यह स्तूप अपने काल में चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। सेकंड है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। थर्ड है बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही है, बी है सभी 3 सही है, सी है केवल 2 और डी है कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी सही है, इसमें सभी 3 सही हैं। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्तूप की अवधारणा। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजसेनेय संहिता और तैत्तिरीय संहिता, पंचविंश ब्राह्मण में मिलता है, अतः कथन एक सही नहीं है, मतलब इसमें सही नहीं पूछा है, तो मैं ऑप्शन के हिसाब से कहती कि सही क्या है। सेकंड है ऋग्वेद में वन में देवता वरुण द्वारा बनाए गए स्तूप का उल्लेख मिलता है, जिसकी कोई नींव नहीं होती है थी। ऋग्वेद में एस्तुका शब्द का उपयोग भी इसी अर्थ में किया गया है। वस्तुतः उस समय भूमि पर निर्मित ढेर टीलों को स्तूप के नाम से जाना जाता था। सामान्यतः यह अवशेषों का निक्षेपागार था, जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था।
वैदिक परंपरा के स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है, अतः कथन 2 सही है। अवदान शतक, महावदान एवं स्तूपवदान जैसे बौद्ध ग्रंथों के स्तूपों के स्मारक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि राय पैशनैया सुत्त, राय पैसनाइया सत्ता जैसे जैन साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना स्वरूप प्राप्त किया, अतः कथन 3 सही है। तो ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, शायद मिस्टेक से बी लिख गया है, तो आप लोग ऑप्शन सी को सही माने क्योंकि इसमें केवल 2 सही हैं, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थल है और एक तरफ जिसके लिए जाना जाता है वो है। तो बेसनगर सेब गुफा मंदिर के लिए, सेकंड है तलना बौद्ध गुफा मंदिर, थर्ड है सीतनवासल जैन गुफा मंदिर। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही हैं देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, इसमें केवल 2 सही हैं। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। हेलियोडोरस स्तंभ एक प्रस्तर स्तंभ है जिसे लगभग 113 ईसा पूर्व मध्य भारत में बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश के पास में स्थापित किया गया था। वैष्णव मत से प्रेरित होकर इस स्तंभ को हेलियोडोरस द्वारा गरुड़ स्तंभ के रूप में संदर्भित किया गया, अतः एक सही नहीं है। भाजा गुफाएं 2री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित भारत के पुणे शहर में स्थित 22 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। ये गुफाएं भाजा गांव के समीप 400 फीट ऊंचाई पर हैं। यह अरब सागर की ओर से आने वाली महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना संख्या 24071 द्वारा इस शिलालेख और गुफा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। यह महाराष्ट्र के प्रारंभिक बौद्ध शिक्षकों केंद्रों से संबंधित है। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म की विशेषताओं से संबंधित कई स्तूप हैं, अतः 2 सही है। सीतनवासल गुफाएं अरीवर कोइल, यह तमिलनाडु में पुदुकोट्टई शहर में 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई ये प्रसिद्ध गुफाएं जैन मंदिरों के रूप में प्रसिद्ध हैं, अतः 3 सही है। 2 और 3 सही है और 1 गलत है। अब 2022 में कौन से क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख के स्थान और वह स्थान जिस राज्य में वो है। एक तरफ है गोली ओडिशा, एराकुंडी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश और कालसी कर्नाटक। तो देख लेते हैं कितने सही हैं इसमें। ऑप्शन बी केवल 2 युग्म सही हैं। कौन से सही है देख लेते हैं। व्याख्या, धौली ओडिशा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। धौली में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों ने इसकी प्राचीनता का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व विशेष रूप से अशोक के समय से लगाया। धौली ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में से एक यहाँ स्थित है, तो 1 सही सम्मिलित है। 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में गुट्टी पार्थिकोंडा रोड पर एराकुंडी के पास अशोक रॉक एडिट साइट की सुरक्षा पर जोर दिया, अतः 2 भी सही है। शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक 269 से 231 ईसा पूर्व की महत्वपूर्ण संपदाओं में से एक थे, जिनमें वृहद और छोटे शिलालेख शामिल हैं। जौगढ़ एक प्राचीन किला है जो कलिंग प्रांत की मौर्य गढ़वाली राजधानी के रूप में कार्य करता था। जौगढ़ ओडिशा के गंजम जिले में बहरामपुर और पुरुषोत्तमपुर शहरों के निकट स्थित है। जौगढ़ ओडिशा का एक अन्य स्थान है जहां अशोक का वृहद शिलालेख मौजूद है। इसे कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है, तो 3 सम्मिलित नहीं है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया उस दौरान कालसी स्थित शिलालेख में युद्ध के बाद अशोक के मानवीय दृष्टिकोण को लिपिबद्ध किया गया। कालसी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बफर जोन में स्थित है, तो 4 भी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। फर्स्ट है, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। बी है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। ऑप्शन सी है, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। ऑप्शन डी है, संगम साहित्य में जावी ताकतों को असंगत बताया गया है। तो ऑप्शन बी सही है, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण
संगम कवियों को ज्ञात था। व्याख्या देख लेते हैं। संगम साहित्य के रूप में जानी जाने वाली कविताओं का संग्रह 6 शताब्दियों में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में निर्मित किया गया था। ये कृतियां आरंभिक तमिल संस्कृति के साथ साथ दक्षिण भारत और भूमध्य सागरीय पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालती हैं। आरंभिक भारतीय साहित्य में संगमकालीन लेखन संभवतः अद्वितीय हैं, जो लगभग पूरी तरह से धार्मिक है। इसकी कविताएं 2 मुख्य विषयों से संबंधित हैं। पहले 5 संग्रह प्रेम अक्कम पर आधारित हैं और अगले 2 संग्रह वीरतापुरम पर आधारित हैं, जिसमें राजाओं की प्रशंसा और उनके द्वारा किए गए कार्य शामिल हैं। कई कविताएं विशेष रूप से वीरता, योद्धा, नैतिकता से संबंधित ऊर्जावान और उत्साह प्रदर्शित करती हैं तथा भारत के अन्य प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्यों की तुलना में साहित्यिक अतिशयोक्ति से पूरी तरह मुक्त हैं। नायकों और संरक्षकों की प्रशंसा वाला बंद्रिक साहित्य होने के कारण समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसकी चिंता स्वाभाविक थी। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनूक कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अनूक क्या है? तो संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, उसको अनूक कहा जाता है। संगम साहित्य किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह का उत्पाद नहीं है और न ही इसे किसी शासक अभिजात वर्ग द्वारा दरबारी साहित्य के रूप में प्रायोजित किया गया था। लगभग 600 वर्ष की लंबी अवधि में विभिन्न समय बिंदुओं पर रचित और विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों, राजकुमारों, सरदारों, किसानों, व्यापारियों, कुम्हारों, लुहारों, बढ़ई और ब्राह्मणों, जैन एवं बौद्धों द्वारा लिखित कविताएं विषम सामाजिक समूह से संबंधित हैं, अतः वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण ज्ञात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो ऑप्शन ए सही है, अकबर के टाइम में। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल के दौरान मुस्लिम और हिंदू बुद्धिजीवियों ने सह अस्तित्व, संवाद और एक दूसरे के निकटवर्ती उपस्थिति को समझा। उसी समय अनुवाद टीम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संस्कृत लघु योग वसीही को फारसी योग वशिष्ठ के रूप में प्रस्तुत करने से महानगरीय इंडो फारसी दरबारी संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान मिला, जो तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन के तहत मुगल दरबार में विकसित हुई थी। यह एक ऐसी संस्कृति थी जिसके उद्देश्य मुसलमानों, हिंदुओं और अन्य धार्मिक समूहों के योगदान को एक साथ संश्लेषित करना था। सबसे पहले इन अनुवादों को सम्राट जहांगीर द्वारा व्यक्तिगत रूप से अधिकृत किया गया, जिसे योग वशिष्ठ के रूप में जाना जाता है। इसे 1597 ईस्वी में 3 सहयोगी अनुवादकों की टीम द्वारा पूरा किया गया था, जिसमें मुस्लिम दरबार के विद्वानों निजामुद्दीन पानीपति और हिंदू पंडित जगन्नाथ मिश्र बनारसी तथा पठान मिश्र जांजीपुरी शामिल थे। कौन शामिल थे? विद्वान निजामुद्दीन पानीपति और हिंदू पंडित जगन्नाथ मिश्र बनारसी तथा पठान मिश्र जाजीपुरी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपित करता है? ऑप्शन ए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ऑप्शन बी है, वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रमाणिक है। ऑप्शन सी है तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। ऑप्शन डी है, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही है इसमें कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। व्याख्या देख लेते हैं। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धाराओं को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। सेकंड है, अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। थर्ड है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2। व्याख्या देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित है। श्री सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उल्लेख अरब यात्री अलबरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया और उसकी संपत्ति लूट ली थी। साथ ही मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शोध से पता चलता है कि पहली बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा आज के मंदिर की स्थापना वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग के दौरान श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किया गया था। 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले सरदार पटेल के संकल्प के साथ आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। उसमें राधा कृष्ण लिखा हुआ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है नीति पंकरण, सेकंड है परिशिष्ट पर्वन, थर्ड है अवदान शतक और फोर्थ है त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं ये बताना है। ए है तीनों ही, बी है केवल 2 और 4, सी है 1, 3 और 4 और डी है 2, 3 और 4। तो ऑप्शन बी सही है, 2 और 4। ये परिशिष्ट पर्वन और त्रिशिष्ट लक्षणम महापुराण ये दोनों जैन ग्रंथ हैं। व्याख्या देख लेते हैं। नीति प्रकरण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है, जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुदाक निकाय में शामिल किया गया था। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा रचित 12वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य है, जो प्रारंभिक जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। अवदान शतक 100 बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत में एक संकलन है, जो लगभग एक ही समय से संबंधित है। त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण के एक प्रमुख जैन ग्रंथ है, जिसकी रचना मुख्य रूप से आचार्य जिनसेना ने राष्ट्रकूट के शासन के दौरान की थी। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए। फर्स्ट है आर्यदेव जैन विद्वान, सेकंड है दिग्नाग बौद्ध विद्वान, थर्ड है नाथमुनि वैष्णव विद्वान। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए है कोई भी युग्म नहीं, बी केवल 1 युग्म, सी केवल 2 युग्म, डी सभी 3 युग्म। तो ऑप्शन सी सही है, केवल 2 युग्म सही है। इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट है आर्यदेव महायान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के शिष्य और मध्यमा दार्शनिक थे। दिग्नागा भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे। श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें लोकप्रिय रूप से श्रीमन नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने नलियर दिव्य प्रबंधम को एकत्र और संकलित किया था। अतः 2 और 3 सही सम्मिलित हैं और पहला युग्म गलत है। मतलब ये दोनों सही हैं, 2 और 3। जो दिग्नाग थे वो बौद्ध विद्वान थे और नाथ मुनि वैष्णव थे। अब 2021 के PYQ देख लेते हैं। फर्स्ट है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। ए है जैन साधु थे, बी नाटककार, सी मंदिर वास्तुकार थे और डी दार्शनिक थे। तो ऑप्शन बी सही है, नाटककार। 8वीं सदी के विद्वान भवभूति संस्कृत में लिखे अपने नाटकों और कविताओं के लिए विख्यात हैं। उनके द्वारा लिखित नाटक मालती माधव प्रसिद्ध है। मालती माधव नाटक। हस्तिमल होयसल राज्य में रहने वाले एक जैन नाटककार थे, जो दिगंबर जैन कथाओं को आधार बनाकर संस्कृत में
नाटक लिखते थे, उनके द्वारा कई नाटक लिखे गए, जिनमें से 4 नाटक प्राप्त हैं। फर्स्ट है मैथिली कल्याण, सेकंड है विक्रांत कौरव, थर्ड है अंजना पवंजय पवंजय और फोर्थ है सुभद्रा नाटिका। क्षेमेश्वर एक नाटककार थे जिन्होंने चंडक कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर नाटककार थे। सेकंड है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। ऑप्शन बी है सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। ऑप्शन सी है पांडुलेना गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। और ऑप्शन डी है अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही है, अजंता गुफा वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। ये नवीन नदी है, वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। व्याख्या, अजंता गुफाएं दक्कन पठार में बाघोर नदी घाटी में स्थित हैं, इसलिए विकल्प सही ए सही है। सांची स्तूप बेतवा नदी की घाटी में स्थित है। पांडुलेना गुफा देव मंदिर नासिक में स्थित है, जहां गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। अमरावती स्तूप कृष्णा नदी की घाटी में स्थित है। थर्ड है मुरैना के समीप स्थित चोष्ठ योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह कंचपंगात राजवंश के शासनकाल में निम्नलिखित एक वृत्ताकार मंदिर है। सेकंड है भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। थर्ड है इसके उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। फोर्थ है इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 और 2, बी है 1 और 4, सी है केवल 2 और 3, डी है 2, 3 और 4। तो ऑप्शन बी सही है, 1 और 4 सही है इसमें। व्याख्या देख लेते हैं। मितावली गांव मुरैना मतलब मध्य प्रदेश स्थित चोष्ठ योगिनी मंदिर का निर्माण 1223 ईस्वी में कच्छपघात राजा देवपाल ने करवाया था, इसलिए एक सही है। हीरापुर भुवनेश्वर स्थित चोष्ठ योगिनी मंदिर भी वृत्ताकार है, अतः यह एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है, तो 2 गलत है। थर्ड है चोष्ठ योगिनी मंदिर देवी पार्वती के मंदिर हैं जो तंत्र तथा शैव पूजा पद्धति को बढ़ावा देता है, अतः 3 गलत है। चोष्ठ योगिनी मंदिर के वृत्ताकार रूप से संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है, तो 4 सही है, 1 और 4 सही है और 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सेकंड है संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यह उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। थर्ड है गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन है 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो ऑप्शन सी सही है, केवल 1 और 3 सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म स्पेन के जेवियर में हुआ था। वे संत इग्नेशियस के मित्र थे और उन्होंने उनके साथ मिलकर जेसुइट संघ की स्थापना की थी, इसलिए कथन 1 सही है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु 3 दिसंबर 1552 को चीन के सेंगचुआन द्वीप पर हुई। 1553 में उन्हें गोवा में दफनाया गया, अतः कथन 2 गलत है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को गोवा में संत जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, अतः कथन 3 सही है। तो ये 2024 से मैंने 2021 तक के PYQ करवा दिए इस वीडियो में। अगले 5 साल के मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू एवरीवन।